नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, सूर्य उपासना के महापर्व छठ पे हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगों के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम। तो मुख्यमंत्री ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और छठ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में हैं और छठ पूजा को लेकर उन्होंने बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सीएम ने छठ पूजा की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और छठ पूजा स्थल पे साफ सफाई के निर्देश दिए गए। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहे और नदी घाट पे स्वच्छता, सुरक्षा, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के निर्देश दिए गए, यानी रोशनी का बंदोबस्त बेहतर हो, सफाई व्यवस्था का ख्याल रखा जाए, गाड़ी पार्किंग, मोबाइल टॉयलेट और पेयजल की भी सुविधा के निर्देश यहां पे दिए गए। इसके अलावा छठ को लेकर स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, ये कहा गया और भीड़ वाले इलाकों पर आतिशबाजी ना होने पाए, यानी जहां पर भी ज्यादा भीड़ हो वहां आतिशबाजी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। तो छठ पूजा को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और सीएम ने छठ पूजा की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और पूजा स्थल पे साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, इस बात का भी निर्देश दिया। प्रदेश में अपराध को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त हैं और सीएम योगी ने गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली और हर जिले में साइबर थाना खुलेगा, साइबर क्राइम पे लगाम लगेगी, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा। और मुख्यमंत्री का यह निर्देश है कि ड्रग के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान तेज चलाए जाए, प्रदेश में कहीं भी अवैध ड्रग्स का उत्पादन ना होने पाए, संवेदनशील जनपद पे विशेष नजर रखी जाए, सीमावर्ती इलाकों पर मुख्यमंत्री का फोकस है और 100% पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, यानी कुल मिला के पूरी तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक पहुंचे। सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, लापरवाही किसी तरह की ना हो, इसको लेकर यह बैठक की गई और खासकर सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी रखने को कहा है। और खबर बाराबंकी से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने अस्पताल का दौरा किया और ब्रिजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। पाठक ने दवाओं का स्टॉक और मौजूद रजिस्टर को भी वहां पे चेक किया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को डेंगू के इलाज में लापरवाही न बरतने के भी निर्देश दिए गए। जिला अस्पताल में मिली कई अनियमितताओं पर वो भड़क गए और सीएमएस को फटकार भी लगाई। अस्पताल में फैली गंदगी को देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और निर्देश दिए कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ललितपुर दौरे पे पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमझरा गौशाला का निरीक्षण किया और वहां गौवंश की पूजा के साथ ही अमझरा सरकार हनुमान मंदिर पर जाकर पूजा अर्चना की और पौधारोपण भी किया। पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी दिया, जिसके बाद पुलिस लाइन हेलीपैड से सीधे बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और उन्हें भी आगामी चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
मुजफ्फरनगर के शाहपुर गांव में महंत सावरकर नाथ योगी द्वारा आयोजित संत समागम में शामिल होने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में संत समागम में कई महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर भी मौजूद रहे। संत समागम में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सभी महामंडलेश्वर और संतों को सम्मानित करते हुए कहा कि जहां संत होता है वहां बसंत होता है और जहां बसंत होती है वहां समस्याओं का अंत होता है। आगे उन्होंने कहा कि संत समागम का उद्देश्य होता है कि जात पात से ऊपर उठकर सनातन धर्म की रक्षा हो, एक दूसरे के काम लोग आए, समाज की विकृति दूर हो और कुरीतियों से समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। समागम आज शाहपुरा के मुजफ्फरनगर में आप देख रहे हैं हजारों लोगों की भीड़ के बीच में है और इनका मूल उद्देश्य है कि आपस में सद्भाव ना हो, जाति पात से ऊपर उठकर सनातन धर्म की रक्षा हो, एक दूसरे के लोग काम आए, समाज की विकृतियां दूर हों और जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों से समाज मुक्त हो सके। इसके लिए आज संतों का यहाँ पर जो आशीर्वाद समारोह है, इसको संत समागम का नाम दे रहे हैं, उसके लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा प्रदेश रहा है, ऐसा स्थान रहा है जिसमें सौहार्द, शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वाले तमाम अराजक तत्व तो पहले से सक्रिय थे। आज योगी जी की सरकार में ऐसे तत्व निरुत्साहित हैं और कानून का राज्य है। कुछ नहीं है, वो जनता का पागल बनाने का फार्मूला ढूंढता है और उस फार्मूले को गुजरात और हिमाचल की जनता ने उसका नकार दिया है। वो वापस आ गए हैं अपने घर और चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं। कुछ भी उनका फार्मूला चल रहा है, पंजाब में चल गया, दिल्ली में चल चुका है, अब तो एंड हो गया है। अब गुजरात में आके एंड कर दिया उसको प्रधानमंत्री जी ने। आज संत समागम में आए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में संत मुख्यमंत्री है और संत मुख्यमंत्री के कारण से आज उत्तर प्रदेश में जो राम राज्य स्थापित हुआ है, तो ये ग्रामीण और दूरगामियों क्षेत्रों में भी आज ये देखने से एहसास होता है कि गांवों में भी संतों के समागम हो रहे हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां कृषि उत्पादन आयुक्त और एसीएस सेमी की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे फूड एग्जीबिशन लगाया जाएगा, ये कहा गया एसीएस की तरफ से। और 2 से 4 नवंबर तक आईजीपी लखनऊ में आयोजन होगा। कि हम बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट स्टेट को लेकर के आए, उसमें एमएसएमई की भी एक बड़ी भूमिका हो, उसके लिए हम इसमें लगातार प्रयासरत हैं। जो एक प्रदेश का लक्ष्य है कि हम बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट। और सोनभद्र में अमावर पेयजल योजना में खेल का खुलासा हुआ है। जल जीवन मिशन का खेल का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया है और खबर चलने के बाद जल शक्ति मंत्री की नींद टूटी है और न्यूज़ 1 इंडिया की खबर देखकर वो हरकत में आए और कल रात 8 बजे जल जीवन मिशन के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठक की और इसके बाद जल जीवन मिशन के अधिकारियों की क्लास ली। न्यूज़ 1 इंडिया ने सोनभद्र के अमावर पेयजल योजना के खेल का कल पर्दाफाश किया था और जल जीवन मिशन से लेकर जिले के अफसरों में हड़कंप मचा है। जिले से लेकर लखनऊ तक के अफसर सक्रिय हो गए हैं और सिंचाई विभाग के अफसर भी हरकत में आ गए हैं। कन्हर डैम से जोड़कर शुरू की गई थी अमावर पेयजल योजना और डैम अब तक बना नहीं और डैम से पानी सप्लाई के लिए प्रोजेक्ट बन गया। जल जीवन मिशन के अफसरों ने 180 करोड़ रुपए फूंक दिए और जल जीवन मिशन के नाम पे अफसरों का यह बड़ा खेल यहां पे हुआ। तो 1976 में सिंचाई विभाग ने शुरू की थी कन्हर डैम परियोजना, 44 साल में अब तक नहीं पूरी हो पाई कन्हर परियोजना और जल जीवन मिशन के अफसरों ने 44 साल से लंबित परियोजना से वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट बना दिया। डैम बना नहीं और डैम से पानी सप्लाई के नाम पे 180 करोड़ रुपए फूंक दिए। और वहीं इस पूरे मामले पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए।
सोनभद्र जिले की दुद्धी तहसील क्षेत्र में कनहर परियोजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि वहां के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी उपलब्ध कराना, लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, सिंचाई के साधन बनाना, जिसके लिए नहरें भी खोदी गईं। और 1976 का वो वक्त था, मतलब आज से करीब 44 साल पहले, जब कनहर योजना को शुरू किया गया था। उस दौरान ये कोशिश की गई थी कि यह योजना पूरी हो जाएगी। हालांकि उस दौरान जो इसकी अनुमानित लागत थी वो करीब 22 करोड़ रुपए ही थी, लेकिन आज तक यह परियोजना लगातार लंबित पड़ी हुई है। लगातार कहीं न कहीं उस परियोजना पर काम चला, लेकिन काम कुछ इस तरीके से चला कि 1976 से लेकर 44 साल बाद 2022 तक सिर्फ 74% काम ही पूरा हो सका और रुपए खर्च हो चुके हैं 2080 करोड़ के करीब। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बदले, सरकारें बदली, लेकिन योजना वहीं की वहीं रही। उससे बड़ी चीज ये भी है, अमावर परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की तरफ से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य था कि वहां के आदिवासी इलाकों में करीब 64 से ज्यादा ग्राम सभाओं में पेयजल की व्यवस्था करना, जिसके लिए 2 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन की जरूरत है। स्रोत के लिए कोशिश की गई कि कनहर परियोजना से इस अमावर योजना को जोड़ दिया जाए ताकि उसके लिए लगातार जल की उपलब्धता होती रहे। बावजूद इसके अफसरों ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो योजना 44 साल से पूरी नहीं हो सकी, आखिर उससे पानी सप्लाई होगी कैसे। लेकिन अफसरों ने 180 करोड़ से ज्यादा रुपए अमावर परियोजना पर भी खर्च कर डाले और अभी तक डैम बना ही नहीं और जल जीवन मिशन की तरफ से पाइपलाइनें डाल दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि इसको डैम से पानी मिलेगा और लोगों के लिए पेयजल की सप्लाई होगी। आज 44 साल बाद भी योजना पूरी नहीं हुई। 22 करोड़ की परियोजना 2000 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और काम 74% ही पूरा हुआ है। निश्चित तौर पर यह वो भ्रष्टाचार है जिसमें अफसर बदले, सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन योजना वहीं की वहीं है। यह बता रहा है कि अफसरों का गठजोड़ किस तरीके से काम करता है। 44 साल लग जाते हैं एक योजना को पूरी होने में और कॉस्ट लगातार बढ़ती जाती है। न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा है, अपने दर्शकों को बता रहा है, अफसरों को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि यह योजना पूरी हो सके और जो अफसर दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश में लंबित पड़ी कई सालों की योजनाओं को मुख्यमंत्री ने पूरा कराया है। यही एक वजह है कि अफसर इस योजना को मुख्यमंत्री से छुपाने में लगे हैं ताकि अब मुख्यमंत्री तक इसकी जानकारी ना पहुंचे। अब देखना यह है कि न्यूज़ वन इंडिया की इस खबर के बाद क्या एक्शन उन दोषी अफसरों पर होता है जो कहीं न कहीं इस योजना के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया ने सिंचाई विभाग के अफसरों और कनहर से जुड़े हुए अफसरों से बात करने की कोशिश की, जिस पर वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके बाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया। और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सवालों से कन्नी काटी। सोनभद्र में जल जीवन मिशन में खेल के सवाल पे उन्होंने अपनी कन्नी काटी और मथुरा पहुंचे मंत्री जो है वो सवालों से बचते नजर आए। न्यूज़ वन इंडिया के रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो यहां पे वो उन सवालों से बचते नजर आए और एक रटा रटाया जवाब दिया कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन योजना है, उसको लेकर के एक प्रकार की महत्वपूर्ण योजना बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सोनभद्र में एक अनावर डैम है जिसमें 200 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, लेकिन उससे अनावर डैम को जोड़ा जा रहा है, पेयजल योजना को जोड़ा जा रहा है। कहाँ के लोग नहीं, मंत्री जी, ये सवाल हमारे चैनल के रिपोर्ट है, कहाँ के चूना लगाया जा रहा है, के अधिकारी लगे मोदी खाने देंगे, न सोएंगे न सोएंगे, कोई ऐसी हो तो हमें जानकारी। और खबर मेरठ से है, जहां धर्म परिवर्तन कराने पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसएसपी के आदेश पर ब्रह्मपुरी थाने में केस दर्ज हुआ है और 9 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। जांच में दिल्ली के एक पादरी का नाम भी शामिल है और सीओ ब्रह्मपुरी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना काल में आर्थिक मदद के बहाने, यानी कोरोना काल में आर्थिक मदद के बहाने धर्म परिवर्तन करवाया गया था। मंगतपुरी बस्ती में 400 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया
और मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटेलिजेंस और एलआईयू पूरी तरह से अलर्ट है। कहाँ का मामला है भैया? ये 30-35 व्यक्ति पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे। उन लोगों का यह कहना था कि पीछे कोविड टाइम में जो कंस्ट्रेंट्स उत्पन्न हुए थे उसका फ़ायदा उठा के कुछ लोगों ने उनको प्रलोभन देके खाने पीने का सामान और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराकर उनको धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी की तरफ मोल्ड किया और उनको चर्च में ले जाने लगे। इसके बाद जब वो दिवाली के समय हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे तो कुछ लोग आकर उनके साथ मारपीट किए और इन मूर्तियों को तोड़ने के लिए उनको दबाव डाले। इस एप्लीकेशन के आधार पर थाना ब्रह्मपुरी पर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 9 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। कुछ और लोगों को भी पूछताछ की जा रही है। बाकी डिटेल हम आपको घटना अनावरण होने के बाद शेयर करेंगे। चलिए, यहाँ लगभग 400 परिवार जो है रह रहे हैं यहाँ पे, और उन 400 परिवारों में ये जितने भी लोग हैं, यहाँ 70 से 80% लोग जो है कुछ मानसिकता उनकी कन्वर्जन वाली हो चुकी है। उसमें से कुछ लोगों ने कन्वर्जन कर भी चुके हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से लॉकडाउन शुरू हुआ था तो दिल्ली के महेश पास्टर हैं, जो दिल्ली में उनकी धर्मपत्नी भी जो है फॉरेनर हैं और किसी संस्था से भी शायद जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों का खेल है दिल्ली का। इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और इसके अंदर मेरठ में जो अनिल हैं, यहाँ का मेरठ का वो देखते थे और दिल्ली से महेश देखते थे। तो लॉकडाउन के टाइम पे इन लोगों ने यहाँ पे राशन बांटा, इन लोगों को गुमराह किया। इन्हें ईसाई की यहाँ चर्च में बना हुआ है छोटा सा, उस चर्च के अंदर 200 गज की जगह में खूब यहाँ प्रेयर वगैरह हुई है, सब कुछ हुआ है। इन लोगों को भटकाया जा रहा है हिंदू समाज के सनातनी धर्म को। लॉकडाउन लगा था जो पहल उस लॉकडाउन में कहीं आना जाना बंद था। हमने कहा चलो दुआ प्रार्थना होती है वहाँ चल के बैठे हैं। 2-2.5 महीना हुआ मैं वहाँ जाने लगा था। मैं दोबारा अपने हिंदू विभाग में आ गया, फिर मैं अपना पूजा पाठ करने लगा। मेरा बेटा हुआ, मैंने पूजा पाठ कर लिया। फिर उधर से दबाव आया, क्यों पूजा पाठ क्यों कर रहा है चैंपियन। लॉकडाउन में ये चावल आटा आता था बाहर से, दिल्ली से भेजा जा रहा था, यहाँ बांटा जा रहा था सबको राशन वासन दे के, जब इन्हें सबको दुआ प्रार्थना में बुलाया जा रहा था। लड़की हमारी जाने लगी थी, हमने लड़की को मना करा। मैंने कहा बेटा जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं अपने में, ऐसे ही तुम भी आओ। इसने 1 महीने गई, फिर इसके बाद हमने इसे रोक लिया। एक दूसरे को देखते देखते जब हमने जान गए तो वहाँ पर ऐसा होता दुआ कि एक दूसरे गलत काम मत करो, कोई चोरी चमारी मत करो, एक दूसरे की कोई लेनबाजी में। इसलिए हम जाने लगे थे कि गलत काम मत करो, नए जीवन बदलो पाने। इसलिए वहाँ पर आराधना होती थी। जो राशन भी मिलता था तो 100 रुपये लेते जब राशन मिलता था हमें। और मेरठ के मोदीपुरम में प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शनिवार को उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के पूर्व अध्यक्ष पंडित सुनील भराला के आवास पे पहुंचे। वहां पे कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पहले सांप्रदायिक दंगे होते थे और पत्थर बरसते थे, अब कांवड़ यात्रा पे फूल बरसते हैं। प्रदेश सरकार में माफियाओं पर राज खत्म हुआ है और विकास को बढ़ावा दिया है। यानी यहाँ पे माफियाओं का खात्मा किया गया है और विकास को प्राथमिकता दी गई है। और इमरान मसूद मेरठ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के सामने बीएसपी के अलावा कोई विकल्प नहीं जो लड़ सके। विधानसभा चुनाव में झूठा बवंडर बनाया गया था कि लड़ाई सपा और बीजेपी में है। बहुजन समाज पार्टी के मंडलीय कार्यक्रम में कल बरेली और मुरादाबाद थे, आज मेरठ है और कल सहारनपुर है। तो हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। विधानसभा चुनाव में एक बवंडर बनाया गया झूठा कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है, और जब नतीजा आए तो साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि समाजवादी के पास वोट ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वोट जिस प्रकार से इंटैक्ट होकर के पढ़ने का काम करता है, अगर जब दलित और मुस्लिम का समीकरण उत्तर प्रदेश में हमने मजबूत कर लिया तो फिर बहन जी का वो नारा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वो चरितार्थ हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक के साथ
दूसरे लोग खुद ब खुद जुड़ने का काम। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वहीं कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी अरविंद केजरीवाल समेत सभी नेताओं पे बड़ा बयान दिया। उन्होंने केजरीवाल पे निशाना साधा और कहा कि धीरे धीरे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे रहा है। अब देवी देवताओं के नाम लेने लगे हैं जो कल तक देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे। सबको सद्बुद्धि मिलेगी। देश में सभी राजनेताओं को। और जमानत के बाद आजम खान द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको जमानत दी थी तभी वो खुश थे और आज भी जमानत मिली है तो खुश हैं। अच्छी बात है। अब देवी देवता तो याद आएंगे ही। आगामी चुनाव को लेकर क्या सभी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है और हम अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। वो जेल से छूटे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको जमानत दिलवाई थी तो उसके लिए तो तब भी बड़े प्रसन्न थे, आज भी बड़े प्रसन्न हैं। और जिस तरह से देखा जाए केजरीवाल ने कहा है भैया कि नोटों पर गड़े लक्ष्मी की प्रतिमा, क्या चुनाव का प्रोपेगेंडा है उनका? अब धीरे धीरे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे रहा है। तो देवी देवताओं के नाम लेने लगे हैं जो कल तक देवी देवताओं पर विश्वास ही नहीं करते थे। तो सबको सद्बुद्धि मिलेगी देश में, सभी राजनेताओं को। और बरेली में भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार होने के बाद आजम खान की सदस्यता भी खत्म कर दी गई है, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का यह फैसला इंसाफ पे आधारित नहीं है। आजम खान को अवाम ने चुनकर भेजा है, इसलिए अवाम को ही इसका अधिकार हासिल है। आजम खान इस वक्त मुश्किलों में हैं और वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक लीडर हैं। अखिलेश यादव को उनके साथ खड़े होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर मोहम्मद आजम खान साहब आजकल मुश्किलात का शिकार हैं और परेशानियों में मुब्तला हैं। इसलिए इस मुश्किल दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को चाहिए कि उनके साथ में खड़े हों, उनके शाना बशाना खड़े होकर के उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए तहरीक, आंदोलन या तदबीरें इख्तियार करें। और जहां तक विधायक के ताल्लुक से कि उनकी विधायकी को विधानसभा के स्पीकर ने मुअत्तल कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो इस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि वो एक नुमाइंदा है, आवाम के नुमाइंदा है और रामपुर की आवाम ने, विधानसभा की आवाम ने उनको चुन करके भेजा है। इंतखाबात में वो फाइट करके वो आए हैं और लोगों ने दिल से चुना है।